देखिए, मार्केट की जो मूवमेंट है वो दो तरीके से चलती हैं, एक डिमांड एक सप्लाई। अगर किसी चीज़ की डिमांड होगी तो उस चीज़ की सप्लाई होगी। लेकिन जो ये बड़े प्लेयर्स होते हैं, जब भी इन लोगों को किसी स्टॉक को उठाना होता है, किसी स्टॉक के प्राइस को ऊपर लेके जाना होता है या फिर किसी इंडेक्स के ओवरऑल प्राइस को ऊपर लेके जाना होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, इतना अगर क्वांटिटी में अवेलेबल है तो ठीक है, अगर लेकिन अवेलेबल नहीं है तो ये लोग सबसे पहले रिटेलर्स को डराते हैं, छोड़ के भागो। रिटेलर्स को सबसे पहले बाहर करते हैं उस स्टॉक से, रिटेलर के मन में डर डालते हैं ताकि रिटेलर भागे पहले उस स्टॉक को छोड़ के, और उसके बाद बड़े प्लेयर स्टॉक को परचेस करके ऊपर चढ़ा देते हैं। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि किसी स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया, आपको लगा ये स्टॉक बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा ऊपर करेगा, वो थोड़ा बहुत करा भी, लेकिन उसका करेक्शन आने लगा उस स्टॉक में, फॉल आने लगा उस स्टॉक में, आप एकदम छोड़ के भागते हो। ऐसा क्यों हुआ? और उसके बाद आपने देखा कि आपके स्टॉक से एग्जिट लेने के बाद स्टॉक और डबल हो गया उसके बाद से। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि जब भी किसी बड़े प्लेयर को मार्केट में किसी स्टॉक के प्राइस को ऊपर लेके जाना होता है, सबसे पहले वो हम जैसे छोटे प्लेयर्स को स्टॉक से बाहर करता है। किस तरीके से? न्यूज़ के सहारे से। सबसे पहले न्यूज़ फैलाते हैं मार्केट में कि कुछ क्रैश आ सकता है, बहुत बड़ा आ सकता है। इनफैक्ट कई सारे लोग ऐसे हैं अभी जो अपनी SIPs बंद करा रहे हैं, इसी वहम में जो एक अफवाह फैल रही है कि मार्केट में क्रैश आ सकता है, क्रैश आ सकता है। जब भी मार्केट एक हायर हाई बनाता है, आज की अपन रहने देते हैं, जब निफ्टी 16,000 पे आया तब मार्केट में बात चली अब क्रैश आ सकता है, निफ्टी 18,000 पे आ गया। फिर से मार्केट में बात चली 18 तक आ चुका है, क्रैश आ सकता है, निफ्टी 19 गया, 20 गया, 21 गया, 22 गया, 23 गया। अभी भी बातें चल रही हैं, आगे भी बातें चलती रहेंगी, पहले भी बातें चलती थी, बातें कभी ख़त्म नहीं होने वाली। अब निफ्टी 27,000 पहुंच जाएगा, फिर एक बार बात फैलेगी अब क्रैश आ सकता है, फिर उसके बाद देखते ही रह जाएंगे सब और निफ्टी आगे निकल जाएगा। और जो लोग पैनिक हो रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा रिटेलर्स हैं। रिटेलर्स को पैनिक करेंगे, रिटेलर बाहर होंगे, स्टॉक का प्राइस गिरेगा, बड़ा प्लेयर, बिग प्लेयर सस्ते में वो माल उठाएगा और वो अपना आगे रैली ऊपर लेके जाएगा। यही चीज़ हो रही है, इसी चीज़ से हमें बचना है। हमें एक चीज़ समझनी होगी, सेबी में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, मान लो सेबी की कोई चीफ़ की कोई प्रॉब्लम है, सेबी की मान लो कोई चीफ़ ही बदल जाती है फॉर एग्जांपल, तो क्या मार्केट गिर जाएगा? स्टॉक मार्केट में लोगों ने इन्वेस्ट करा है अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए कि आज से 5 साल बाद 6 साल बाद जब वो बड़े होंगे, कुछ अगर उनको एजुकेशन में रिक्वायरमेंट होगी तो उसमें उनका पैसा कंपाउंडिंग के साथ बढ़ेगा। किसी ने अपने बच्चों की शादी के लिए कॉर्पस इकट्ठा किया है म्यूचुअल फंड में, तो इतनी छोटी सी बात पे कि सीबी का चीफ चेंज हो गया, सीबी की चीफ को कोई एलिगेशन लग गया या सीबी पे कोई ओवरऑल अथॉरिटी पे कोई एलिगेशन लग गया, कोई जांच बैठ गई, तो क्या वो अपने स्टॉक बेच के बाहर हो जाएंगे? मजाक नहीं है ये। स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे सीरियस इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो मार्केट का डायरेक्शन तय करते हैं, वो सीरियस इन्वेस्टर होते हैं। वो छोटी मोटी बातों में वो अपना मार्केट से, क्योंकि उन्हें पता है सेबी में कोई एलिगेशन चल रही, कुछ हो रहा है, उससे कंपनी को क्या लेना देना किसी भी। जैसे अगर सेबी के चीफ ने कोई गड़बड़ी कर दी, अगर कोई एलिगेशन लगता है उन पे जिसमें कहा जाता है उन्होंने कुछ गड़बड़ की है, या ओवरऑल सेबी पे कोई एलिगेशन लगता है, तो उससे टाटा मोटर्स का क्या लेना देना? उससे दूसरी जो अच्छी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर है, जैसे कंपनी सिप्ला कंपनी है, हम देखें एल्केम लेबोरेटरीज है, इन कंपनीज को उससे क्या लेना देना सेबी में क्या चल रहा है? तो ये बातों से कोई मार्केट को इफेक्ट नहीं पड़ता है। थोड़ा बहुत एक पैनिक आ सकता है, लेकिन इतना बड़ा पैनिक नहीं कि लोग ऐसी इस रीज़न की वजह से तो नहीं आएगा। अगर मार्केट में क्रैश आ सकता है तो उसके कोई और रीजंस हो सकते हैं, पर ऐसे कोई रीजंस अभी नहीं दिख रहे हैं। पॉलिटिकली भी स्टेबल है, इंडिया में भी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सरकार स्टेबल है, सारी चीज़ें हैं, कोई ऐसी नेगेटिव अभी न्यूज़ नेगेटिव ना कोई आपदा आई है भारत में अभी फ़िलहाल के लिए। ऐसा कुछ नहीं, फ्यूचर का कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी फ़िलहाल में ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बड़ा क्रैश आएगा। उसके कुछ रीजंस भी हैं। सबसे पहला मेन रीज़न तो ये है कि यूएस में एंड ऑफ द ईयर इलेक्शंस होने हैं। कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि इलेक्शन के जस्ट पहले एक बहुत बड़ा करेक्शन आ जाए उनकी कंट्री के स्टॉक मार्केट में, और हम यूएस की बात कर रहे हैं। यूएसए की कंट्री में अगर कोई भी इफेक्ट आता है स्टॉक मार्केट में, उससे इंडिया ही क्या बहुत सारी कंट्रीज़ के स्टॉक मार्केट में इफेक्ट पड़ेगा। तो यूएस तो यही चाहेगा कि इलेक्शन से जस्ट पहले हमारा मार्केट स्टेबल रहे, कोई करेक्शन ना आए, और ज़्यादातर देखा ये गया है कि इलेक्शन से पहले करेक्शन ज़्यादातर तो नहीं आते हैं। एक रीज़न और है, ये तो था पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये है कि हमें अगर देखना है कि अगर मार्केट ओवर वैल्यू हो चुका है और हमें लग रहा है करेक्शन आ सकता है, तो क्या सच में मार्केट ओवर वैल्यू हो चुका है? कैसे पता करेंगे मार्केट ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यूड है या फेयरली वैल्यूड है? पीई रेशियो से, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। किसी भी कंपनी का जब हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखते हैं तो जब पीई ज़्यादा होता है तो हम क्या बोलते हैं? कंपनी ओवर वैल्यूड हो चुकी है। और जब पी कम होता है तो हम क्या बोलते हैं? कंपनी अंडर वैल्यूड हो चुकी है। इसी तरीके से निफ्टी 50 का पी हमें चेक करना होगा। वो कहाँ से करेंगे? एनएससी की साइट पे जाके करेंगे। तो एनएससी की साइट से मैंने कुछ डाटा निकाला है, वो मैं आपको स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। जैसा कि 2021 की अगर हम बात करें तो
आपको मैं स्क्रीन पे लेके आता हूँ। जैसा कि हम 2021 की बात करें तो निफ्टी का जो पीई है निफ्टी 50 का, इन टॉप 50 कंपनीज़ की जो अर्निंग है और इनका प्राइस, इनका एक एवरेज निकालते हैं तो निकल के आता है ओवरऑल निफ्टी का पी। तो ओवरऑल निफ्टी का पी 2021 में कितना है? 40, 40, 41, 41, 40। 2021 में आज 3 साल हो चुके हैं और मार्केट आपको मालूम है 3 सालों में कितना बढ़ा है। तो जाहिर सी बात है अब पी भी 60-70 का हो चुका होगा। तो देख लेते हैं आज निफ्टी 50 का पी क्या है। ये है हमारे निफ्टी 50 का आज का पी 23, यानी आज से 3 साल पहले पी ज़्यादा था, अब उल्टा पी कम हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि प्राइस टू अर्निंग, प्राइस को जब हम अर्निंग से डिवाइड करते हैं यानी प्राइस में ज़्यादा मूवमेंट नहीं आई है, अर्निंग्स ज़्यादा बढ़ गई हैं कंपनीज़ की। यानी निफ्टी 50 में जो कंपनीज़ हैं उनके प्राइस में आपको लग रहा है बहुत बढ़ गया प्राइस, अर्निंग उससे डबल ट्रिपल बढ़ी है, अर्निंग डबल हो गई है निफ्टी 50 में कंपनीज़ की। इसलिए हमारा 40 का पी आज आधा होके 23 पे आ चुका है। तो ये तो बस्ट हो चुकी है मिथ कि मार्केट ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड तो मार्केट कहीं से नहीं, आप देख सकते हो 40 के पी से 23 के पी पे ट्रेड कर रहा है, यानी आधी हो गया है पी, आधा हो गया है पी, यानी मार्केट अंडर वैल्यूड है या फेयरली वैल्यूड है वो आप तय कर सकते हो। हालांकि 15 तक भी पी गया, ऐसा नहीं है। उसके और पहले का हम डाटा देखेंगे 2012, 6, 7 तो 15 पे भी गया है, लेकिन फ़िलहाल तो 23 का पी चल रहा है और आज से 3 साल पहले 40 का था। इसका मतलब कंपनीज़ की अर्निंग्स बढ़ती जा रही है इंडिया के अंदर। तो ये टाइम इन्वेस्ट करने का है, ना कि इन्वेस्टमेंट बाहर खींचने का है। ये कोई मेरी डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है आपको, ये मेरा एक ओवरव्यू है कि ये टाइम तो इन्वेस्ट करने का बनता है। अच्छा, अब इन्वेस्ट करने का एक और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इन्वेस्ट करने का क्यों अच्छा मौका है। बैंक निफ्टी, जैसा कि हम सब जानते हैं, आप बैंक निफ्टी का देखेंगे 2019 में बैंक निफ्टी का जो पी था 43, 42, 40 प्लस पे ट्रेड कर रहा था बैंक निफ्टी का पी, और आज कितना है बैंक निफ्टी का पी? 14, 15, नॉट इवन 20, 14 पे। तो बैंक निफ्टी का भी पी ऑलमोस्ट 4 गुना, मतलब आधे से तो आधे ही हो चुका है बैंक निफ्टी का भी। तो बैंक्स में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे को दिख रही है, बैंक्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। हालांकि कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है, तो इसको करते हैं अपन बंद। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मार्केट में कुछ पैनिक की सिचुएशन आ सकती है। देखिए जब भी ऐसा कुछ, जब मार्केट में अगर हमें वायरल करनी है अपनी कोई न्यूज़ या हमें कोई टॉपिक चाहिए, हॉट कंटेंट चाहिए, तो क्या करते हैं, बीच बीच में मार्केट में खबर ले आओ मार्केट क्रैश होने वाला है, क्रैश होने वाला है। अब जैसे 1000-1200 पॉइंट टूट जाता है मार्केट, कभी कभी कुछ इवेंट्स हो जाती हैं ऐसी कि 1000-1200 टूट जाता है, कभी ज़्यादा भी टूट जाता है। लेकिन अगर क्रैश बोलें तो क्रैश का मतलब ये नहीं होता, क्रैश का मतलब बहुत बड़ी बात होती है कि 7-8 हज़ार से मार्केट क्रैश करेक्ट कर जाए और वो कंटिन्यू एक पूरा फेज़ आता है उसमें, लेकिन उसके लिए कुछ बड़ी इवेंट होनी चाहिए। तो ऐसी इवेंट अभी कोई इंडिया में है नहीं, आगे आएगी कोई नहीं जानता। तो इन सब चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता मार्केट क्रैश होने की कोई भी अभी संभावना है पॉजिटिव। उल्टा मेरे पास कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट हैं। इस महीने 1 से सवा महीने के अंदर अंदर हमें बहुत कुछ दिनों में, बल्कि कुछ दिनों में हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। लगभग 12 से 15% रिटर्न्स इन स्टॉक्स से हमें जनरेट होंगे। तो स्टॉक्स भी निफ्टी 100 कंपनीज़ के हैं, ऐसी वैसी कंपनीज़ के नहीं। तो क्यों ना हम पॉजिटिव आउटलुक लेके जहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है हम अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करें। जहाँ जो होगा होने दो, जब होगा तब होगा, भी किसी को नहीं पता। फिलहाल जो हमें सामने दिख रहा है वही सच है और उसी में अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो ऐसे जो कुछ स्टॉक्स हैं स्विंग ट्रेडिंग के जिसमें 12 से 15% एक आराम से कुछ दिनों में हमें एक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो वो स्टॉक कौन से हैं मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा और उस वीडियो का आप ज़रूर देखिएगा और उसमें मैं आपको बताता हूँ कौन से स्टॉक्स हैं जो 12 से 15% हमें रैली शॉर्ट टर्म में दे सकते। शॉर्ट टर्म तो बहुत में ज़्यादा हो गया, कुछ दिनों में 1 महीने के अंदर अंदर हमें उसमें 12 से 15% का रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अपॉर्चुनिटिस्टिक बनना होगा, जिसको लग रहा है कि नहीं मार्केट में दम नहीं है यानी वो पेसिमिस्टिक है, उससे ले लेते हैं। हाँ, तुम्हें नहीं लग रहा दम है मार्केट में, हमें बेच दो। थर्ड पर्सन ने बोला मुझे तो मार्केट बहुत अपॉर्चुनिटी दिख रही है, आपको दिख रही है आप खरीद लो। तो बस यही शेयर मार्केट है, निराशावादी से खरीदना, आशावादी को बेचना। परचेजिंग इट, बाइंग इट फ्रॉम द पेसिमिस्टिक एंड सेलिंग इट टू द ऑप्टिमिस्टिक। दिस इज ऑल अबाउट द शेयर मार्केट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।